भारत G7 का सदस्य नहीं है। इसके बावजूद आप अगर भारत का प्रभाव देखें तो G7 में गजब का है। वो देश जिनका एक फैसला पूरी दुनिया की दिशा और दशा एक झटके में बदल सकता है। उन एलीट देशों के बीच भारत पूरे गर्व के साथ अपनी मौजूदगी को दर्ज करा रहा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि इससे भारत को फायदा क्या होगा? वो कौन सी कूटनीतिक गणित है जिसे भारत बिठाने की कोशिश कर रहा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है? आज टू द पॉइंट में हम उन कूटनीतिक रहस्यों और पर्दे के पीछे की उस वैश्विक राजनीति की गहराई विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि आखिर भारत के लिए ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों बन चुका है। दुनिया के भविष्य की पटकथा भारत कैसे लिख रहा है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। फ्रांस का खूबसूरत एवियन शहर, 92वां G7 शिखर सम्मेलन, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा, ये वो 7 देश हैं जो खुद को दुनिया की अर्थव्यवस्था और ताकत का एलीट क्लब मानते हैं। यह कोई वैश्विक संसद नहीं है, ना ही कोई कानूनी संगठन, लेकिन फिर भी इस मंच की ताकत इतनी ज़्यादा है कि यहाँ बंद कमरों में लिए गए फैसले दुनिया के 8 अरब लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। लेकिन इस एलीट क्लब की कोई भी बैठक अब तक अधूरी रही है जब तक इसमें भारत की मौजूदगी ना रही हो। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के विशेष बुलावे पर प्रधानमंत्री मोदी इस समिट में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। अब सबसे बड़ा सवाल, जो भारत आधिकारिक तौर पर G7 का सदस्य ही नहीं है, उसे 13वीं बार विशिष्ट अतिथि के तौर पर क्यों बुलाया गया? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि क्या भारत इस क्लब का स्थायी सदस्य बनने वाला है, भारत के लिए इसके मायने आखिर क्या हैं, क्यों ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कैसे भारत का प्राचीन कूटनीतिक ज्ञान और आधुनिक ताकत आज दुनिया को अपने पीछे चलने पर मजबूर कर रहा है। कूटनीति में कोई किसी का देखिए सगा नहीं होता, बात सिर्फ ताकत की होती है। एक वक्त था, आप याद करिए 1980 के दशक में, जब इन 7 देशों यानी कि G7 का दुनिया की कुल GDP पर लगभग 70% का एक छत्र राज रहा करता था। लेकिन आज चक्र घूम चुका है और यह आंकड़ा सिमट कर मात्र 40% रह चुका है। इस समूह की अर्थव्यवस्थाएं स्थिर हो रही हैं और इनकी आबादी अब लगभग बूढ़ी होने की कगार पर है। और दूसरी तरफ भारत है, युवा ऊर्जा से भरा हुआ है, डिजिटल क्रांति से लैस है देश। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के आंकड़े गवाही देते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था लगातार बनकर दुनिया के सामने निकल कर आ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, आज भारत की GDP G7 के ही 2 बड़े सदस्य देशों यानी कि कनाडा और फ्रांस से भी काफ़ी आगे निकल चुकी है। आबादी के मामले में हम चीन को भले ही पछाड़ चुके हैं, लेकिन हमारी असली ताकत सिर्फ संख्या नहीं बल्कि वर्किंग पॉपुलेशन भी है। हमारी 68% आबादी कामकाजी है। युवा, स्किल्ड और सेमी स्किल्ड प्रतिभाओं का जो भंडार है आज भारत के पास है, वो दुनिया में लगभग किसी के पास भी नहीं है। अमेरिका से लेकर जापान, यूरोप तक आज हर कोई हिंद प्रशांत यानी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है और बिना भारत के सहयोग के एशिया में एक पत्ता भी अब खड़कना लग रहा है ऐसा नामुमकिन है। अब देखिए, यह सिर्फ एक कंट्रोल नहीं है, यह दुनिया की मजबूरी बन चुका है। दुनिया को भारत दरअसल चाहिए। अब आते हैं उस सवाल पर जो आप और हम सबके दिमाग में है, सदस्य ना होकर भी वहां जाने से आखिर भारत को क्या मिल रहा है? असल में G7 की मेज पर बैठने से भारत को 7 सीधे और बड़े रणनीतिक फायदे हो रहे हैं। आइए इनको जरा सा विस्तार से समझते हैं। पहला फायदा क्या है? वैश्विक एजेंडा तय करना, डेटा सुरक्षा यानी कि AI, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा जैसे मुद्दों पर G7 जो पहला ड्राफ्ट या नियम बनाता है, वही बाद में दुनिया यानी कि जैसे G20 UN का मानक माना जाता है। अब यहाँ भारत की मौजूदगी का मतलब ये हो जाता है कि हमारे हितों के अनुसार विश्व के नियम गढ़े जाएंगे। जाहिर सी बात है, भारत 13वीं बार बुलाया गया है इस मीटिंग में, तो भारत का प्रतिनिधित्व तो देखने को ही मिलेगा। अब दूसरा फायदा क्या होगा वो समझिए। निवेश और वित्त तक पहुंच। इन विकसित देशों के पास विशाल निजी फंड और विकास बैंक है। भारत की उपस्थिति से इन देशों का भारत पर रणनीतिक भरोसा ज़्यादा बढ़ेगा, जिससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और हाईटेक सेक्टर में अरबों डॉलर का विदेशी निवेश आता है। तीसरा, तकनीक और मानक में बढ़त। 5G और 6G और सेमीकंडक्टर सप्लाई में आज पश्चिमी देशों को एक भरोसेमंद साथी की तलाश है और वो साथी भारत है, इसमें कोई दो राय नहीं। चौथा फायदा, सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी। देखिए, समुद्री सुरक्षा, साइबर हमले या आतंकवाद, G7 देश भले ही सैन्य गठबंधन ना हो, लेकिन इनके कड़े फैसले बड़े देशों पर भारी दबाव डालते हैं और इस मंच पर धोने से हमारी रणनीतिक सुरक्षा और ज़्यादा मजबूत हो जाती है।
क्योंकि भारत लगातार कहता रहता है कि आतंकवाद का खात्मा करना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ भारत के लिए मुश्किलें पैदा नहीं करता है बल्कि अन्य देशों के लिए भी करता है, और कुछ समय में हमने ये चीज़ें देखी भी हैं, और ऐसे में भारत को यहाँ पर कामयाबी मिल जाएगी। पांचवा फायदा, व्यापार में विश्वसनीय साझेदारी। आप समझिए, कोविड के बाद दुनिया समझ चुकी है कि आपूर्ति श्रृंखला यानी कि सप्लाई चेन के लिए सिर्फ चीन पर निर्भर रहना कितनी बड़ी भूल थी। कच्चे माल से लेकर दवाओं तक G7 देशों को अब भरोसेमंद नेटवर्क की तलाश है, और वो भारत कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। छठा फायदा क्या है? वैश्विक छवि और सॉफ्ट पावर। स्कोर क्लब में बैठना ही अपने आप में प्रतिष्ठा की बात होती है। इससे कूटनीतिक प्रभाव बढ़ता है। जब भारत कोई बात कहता है तो दुनिया उसे गंभीरता से लेती है, सुनती है। सातवां फायदा, संकट के समय त्वरित समन्वय बन जाएगा। चाहे युद्ध हो, महामारी हो, तेल की कीमतें हों, इस समूह के साथ तालमेल होने से घरेलू अर्थव्यवस्था पर आने वाले झटकों को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। तो क्या भारत को जल्द ही इस क्लब की स्थायी सदस्यता मिल सकती है? ये सवाल आपके मन में आया है तो आप समझिए, इसका सीधा जवाब है कि भविष्य में अगर हम निकट में देखें तो ऐसा होना बहुत मुश्किल लग रहा है। क्यों? आपने ये सोचा होगा। दरअसल G7 का डीएनए जो है वो बहुत अलग है। यह दशकों से विकसित और उच्च आय वाले पश्चिमी देशों का एक स्थिर समूह चाहता है, और ये रहा भी है। नए सदस्य के लिए सबकी सहमति चाहिए, जो बहुत मुश्किल है। हमने देखा है अमेरिका किसी का नहीं होता। कनाडा से अभी कुछ समय से हमारी वैसे भी अनबन चल रही थी। फ्रांस से रिश्ते भले ही हमारे अच्छे हैं, लेकिन सभी को एक मेज पर ला करके सहमति लेना ये बहुत मुश्किल है। भारत आज महाशक्ति है, लेकिन हमारे विकास की अपनी ज़रूरतें अभी बाकी हैं। इसके अलावा G7 देश अक्सर मानवाधिकार या प्रतिबंधों जैसे नीतियों पर एक जैसी भाषा थोपना चाहते हैं, जबकि भारत की विदेश नीति पूरी तरीके से स्वतंत्र है। हमने कभी किसी गुटबाजी का हिस्सा बनना स्वीकार ही नहीं किया, लेकिन फ्रांस के एवियन से भारत दुनिया को जो संदेश दे रहा है वो बेहद स्पष्ट है। भारत ये बता रहा है कि हम ग्लोबल साउथ की बुलंद आवाज़ हैं। हम वो सेतु हैं जो अमीर पश्चिमी देशों और संघर्ष कर रहे विकासशील देशों को जोड़ता है। भारत का संदेश है कि आज के दौर में सिर्फ किसी क्लब की सदस्यता कोई मायने नहीं रखती, बल्कि वास्तविक साझेदारी और ज़मीन पर आपका प्रभाव सबसे बड़ा हथियार है। यह समिट कोई सामान्य कूटनीतिक दौर नहीं है। यह विश्व पलट पर नए भारत की वह सशक्त तस्वीर है जो बता रही है कि भविष्य की विश्व व्यवस्था भारत की शर्तों और भारत की भागीदारी के बिना फिलहाल तय नहीं की जा सकती। आपको क्या लगता है, क्या भारत को G7 का स्थायी सदस्यता के लिए पश्चिमी देशों पर दबाव बनाना चाहिए, या फिर बिना सदस्यता के ही एक मजबूत स्वतंत्र महाशक्ति के रूप में अपना रुतबा ऐसे ही कायम रखना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं।